ये मूवी स्टार्ट होती है एक फीमेल पुलिस ऑफिसर जेसिका लॉरेंस से, जिसकी पहली शिफ्ट एक पुलिस स्टेशन में होती है। ये पुलिस स्टेशन अगले ही दिन बंद होने वाला था और जेसिका को सिर्फ रात से सुबह 4 बजे तक वहाँ रहना था और फिर जेसिका को एक नए पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले जेसिका अपनी माँ से फोन बात करती है और वहाँ उसकी मदर उसको ये शिफ्ट लेने से मना करती हैं, क्योंकि जेसिका के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे और ड्यूटी करते वक्त फायरिंग से मारे गए थे। इसके बाद जेसिका फोन डिस्कनेक्ट करके पुलिस स्टेशन में एंट्री करती है, जहां उसे कमांडिंग ऑफिसर कोहिन कुछ अजीब सी हरकतें करते नजर आते हैं। जेसिका को पीछे मुड़ने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि थोड़ी ही देर बाद यहाँ टीम के कुछ मेंबर्स कुछ एविडेंस कलेक्ट करने आएंगे और जेसिका को सुबह 4 बजे तक यहीं ड्यूटी करनी होगी और वो इस दौरान इसे छोड़कर नहीं जा सकती। जाने से पहले कमांडिंग ऑफिसर कोहिन अपना फोन नंबर जेसिका को दे जाते हैं ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में जेसिका उनको कॉल कर पाए। उनके जाने के बाद जेसिका वहाँ अकेली हो जाती है और बोर होते होते उसकी आंख लग जाती है। इसी दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसकी आंख फौरन खुल जाती है। जब वो चेक करने बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वापस आकर वो अपना डिनर स्टार्ट करती है, जहाँ पे खाते वक्त उसको एक बड़ा सा हेयर मिलता है। इसे देखते ही वो खाना छोड़ देती है। फिर उसे एक अनजान आदमी पुलिस स्टेशन में यूरिनेट करते नजर आता है। वो इसे फौरन पुलिस स्टेशन से बाहर निकालती है। फिर जेसिका को किसी मोनिका नामी लड़की की कॉल आती है, जो बार बार कह रही थी कि उसकी जान खतरे में है। फिर वो अपनी हायर अथॉरिटी से इन सब कॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, लेकिन उनका कहना था कि सबकी सब कॉल मेन स्टेशन की तरफ ट्रांसफर की जा चुकी हैं और ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो एक बार चेक जरूर कर लेंगे। अब जेसिका को फिर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती हैं और वो एक लॉकर रूम में पहुंचती है, जहां उसे अपने फादर के लॉकर रूम से अपनी और अपने फादर की बचपन की एक तस्वीर मिलती है और इस तस्वीर को देखते ही वो काफी इमोशनल हो जाती है और वो जब लॉकर्स की तरफ देखती है तो सब के सब लॉकर्स उसके बहुत करीब आ चुके होते हैं और जेसिका इनको देखकर बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद उसने इनकी पोजीशन पर ध्यान ही नहीं दिया था। फिर से जेसिका को वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो इनका पीछा करते हुए एक स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर उसे दोबारा वही अनजान शख्स दिखाई देता है। वो जेसिका की कोई बात नहीं सुनता, वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। जेसिका किसी तरह उसे हैंडकफ पहनाकर सेल में बंद कर देती है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है। जेसिका को वहाँ पर कुछ नजर आता है और उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और सडनली उसकी टॉर्च कोई उठा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ कहने लगता है और फिर अचानक से एक हॉरिबल एंटिटी उसे नजर आती है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। फिर जेसिका वापस आकर अपने ऑफिस में बैठ जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है जब वो कुर्सियों और दरवाजों को खुद के खुद ही हिलते देखती है। हॉरिबल फिगर्स उसके सामने आने लगती हैं और एक सिंगिंग वॉइस भी उसे सुनाई देने लगती है। इसी दौरान मोनिका नामी लड़की की कॉल्स कॉन्टिन्यूसली जेसिका को आ रही थी। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन दे रही थी कि उसे किसी गट के मेंबर ने अगवा किया है और उसके साथ काफी सी लड़कियां और भी हैं। जेसिका अपने सीनियर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद जेसिका को पुलिस स्टेशन से बाहर एक लड़की स्मोक करते हुए नजर आती है। वो इसे बताती है कि पिछले साल पुलिस स्टेशन में 3 लोगों को जो किसी गट के मेंबर थे लाया गया था और 1 साल पहले ही ठीक इसी दिन इन तीनों मेंबर्स ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद से यहाँ पर अजीब से इंसिडेंट्स होने लगे और अब इसी वजह से इस पुलिस स्टेशन को खाली किया जा रहा था। और अब ये सब जानने के बाद जेसिका को कुछ समझ आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर अंदर आने पर जेसिका इंटेरोगेशन रूम में जाती है और वहाँ इन्हीं 3 मेंबर्स के इंटेरोगेशन टेप देखती है जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड किया था। इन्हीं रिकॉर्ड्स को देखकर हम ये जान पाते हैं कि इन्हीं में 2 लड़कियाँ किटी पाइमोन और डोरिया पाइमोन थी और एक लड़का जॉन माइकल पाइमोन था। इन तीनों के एंड पे पाइमोन इसलिए था क्योंकि ये किंग ऑफ हेल पाइमोन को पूजते थे और इसीलिए उसे इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने बहुत सी लड़कियों का खून किया था, क्योंकि वो किसी
ब्रेव लड़की की सोल चाहते थे। इससे पहले कि उन्हें कोई ऐसी लड़की मिलती, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर इसके बाद वहाँ पर सब चेयर्स एक अजीब सी पोजीशन में आ जाती हैं और तभी उसे गेट पर एक राइन प्राइस नाम का पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो जेसिका के फादर के साथ यहाँ ड्यूटी पर था। वो जेसिका से कहता है कि वो इसका हाल चाल पूछने वहाँ आया है। जब वो पुलिस ऑफिसर जेसिका से बातें करने के बाद वहाँ से वापस जाने लगता है तो जेसिका को उसके सर के पीछे एक बहुत बड़ा सा घाव मिलता है। वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात जेसिका को इसी तरह अजीब सी चीजें नजर आती रहती हैं और अब जेसिका पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। जेसिका को वहाँ पर उन सारी लड़कियों की आत्माएं मिलती हैं जिनको रिचुअल करके मारा गया था और इसी दौरान जेसिका को मोनिका की फिर से कॉल्स आती हैं और इस बार हायर अथॉरिटीज जेसिका को मोनिका के बारे में बताती हैं कि मोनिका तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी और मोनिका ही उन तीनों लोगों का आखिरी शिकार थी और 1 साल पहले मोनिका ने ही उसके फादर को कॉल करके इस गट ग्रुप के बारे में बताया था। ये सब जानने के बाद जेसिका बहुत परेशान हो जाती है और फिर अचानक से उसे वहाँ एक अनजान लड़की दिखाई देती है। जेसिका इसे फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुँचती है जहाँ वो लड़की इस पर वार करके जेसिका को बेहोश कर देती है। फिर जब जेसिका को होश आता है तो वो इस लड़की को अपने सामने गन लिए बैठा देखती है। वो लड़की जेसिका से कहती है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो मेरे अंदर नहीं नजर आया। मतलब ये कि जेसिका ही फाइनल विक्टिम थी जिसे इस काम के लिए चूज किया गया था, इसीलिए जेसिका को ये सब नजर आ रहा और इसके फौरन बाद वो लड़की खुद को गोली मार देती है और अब जेसिका को एक डिफॉर्म लड़की नजर आती है जो तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जेसिका की आंखें बंद करते ही वो लड़की खुद गायब हो जाती है। अब जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और मेन डोर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता। जेसिका को अपने फादर की कॉल आती है। वो इसे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो यहीं रहे और इसे इंसाफ दिलाए। इसके बाद जेसिका को उस अनजान आदमी की आवाजें आना बंद हो जाती हैं। जब जेसिका सेल खोलकर उसे बाहर निकालती है तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो खुद डिमोनिक हो चुका था, यानी अब वो मर चुका था। दरअसल इसकी जो बेटी थी वो गट की मेंबर बन चुकी थी और मारी गई थी और उसकी मौत के 1 साल बाद वो अपनी बेटी की कुछ चीजें ढूंढने आया था जो कि वो इस स्टोर रूम में ढूंढ रहा था। इस आदमी ने बचपन में अपनी बेटी को काफी मोलिस किया था, इसलिए अपना बदला लेने के लिए इसने उस रति को मार दिया। जेसिका ये देखने के बाद अब उसी सेल के अंदर जाती है जहां उसे जॉन पाइमोन के साथ 2 और मेंबर्स नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। वो कोहिन को कॉल करती है कि उसे ये शिफ्ट नहीं करनी, लेकिन कोहिन कहता है कि अगर जॉब से क्विट करना हो तभी इस शिफ्ट को क्विट करना, लेकिन जेसिका कहती है कि वो इस शिफ्ट को कंटिन्यू रखेगी। इसके बाद जेसिका को फिर से मोनिका की कॉल्स आती हैं और दूसरी तरफ से हंसने की आवाजें आती हैं। इसके साथ ही कट की तस्वीरें पूरे पुलिस स्टेशन में फैल जाती हैं और पाइमोन उसे डराने लगता है और कट के मेंबर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और जेसिका उन पर काउंटर अटैक करती है। फिर अचानक से कट के मेंबर्स हमें हैजमेक टीम्स के मेंबर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन जेसिका को वो सब कट के मेंबर्स ही दिखाई दे रहे थे। वो इन पर मुसलसल गोलियां चलाती है। ऑफिसर कोहिन जेसिका को रोकने के लिए एक गोली उस पर चला देते हैं। फिर जेसिका अपने सेंसेस में वापस आती है और उसे समझ आती है कि वो सब मेंबर्स कट के मेंबर्स नहीं बल्कि हैजमेक टीम के मेंबर्स थे जिन्हें उसने मार दिया। एंड पर जेसिका वही टोन्स गाने लगती है जो कट के मेंबर्स ने गाई थी। फिर उसके सामने जॉन और उसके 2 मेंबर्स आते हैं जो जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और इसी तरह से जेसिका की फर्स्ट शिफ्ट लास्ट शिफ्ट बन जाती है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।